नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मंथन द लर्निंग पाथ। दोस्तों, मंथन के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इसके पहले की कक्षा में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से जीन पियाजे ने बच्चों के नैतिक विकास के विषय में अपना मत दिया कि किस तरह से नैतिक विकास बच्चों में होता है। आइए आज की कक्षा में हम लोग देखते हैं कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के अपने सिद्धांत में क्या बातें बताई थी, किस तरह से अपने नैतिक विकास को उन्होंने समझाने का प्रयास किया था। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए हम लोग समझते हैं कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को किस तरह से समझाया था। लॉरेंस कोहलबर्ग को पढ़ना है दोस्तों हम लोगों को। लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत हम लोगों को देखना है दोस्तों। लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। लॉरेंस कोहलबर्ग्स थ्योरी पढ़नी है मोरल डेवलपमेंट के संदर्भ में। दोस्तों, लॉरेंस कोहलबर्ग अमेरिकी साइकोलॉजिस्ट थे। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे दोस्तों। इनका जन्म 1927 में हुआ था और मृत्यु इनकी हुई थी 1987 में। इनका नाम प्रमुखतः जाना जाता है नैतिक विकास के सिद्धांत के रूप में। ये कहीं न कहीं इन्होंने अपने सिद्धांत में वही उन चीज़ों को देने का प्रयास किया या उनके आधार पर अपने सिद्धांत को लेकर के आगे बढ़े जो आधार जीन पियाजे का था। तो ये कहा जा सकता है थोड़ी देर के लिए कि जीन पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत से इंस्पायर थे, जीन पियाजे से इंस्पायर थे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं दोस्तों जो इनके और जीन पियाजे के सिद्धांत में समानता है। इस आधार पर कहा जाता है कि ये जीन पियाजे से ये इंस्पायर थे। और ये आधुनिक साइकोलॉजिस्ट जो मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट हैं उनमें इनका नाम आ सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 1987 में इनकी डेथ हुई है। दोस्तों, ये बच्चों के नैतिक विकास को समझने के लिए इन्होंने बच्चों को एक कहानी के माध्यम से उनके नैतिक तर्क को, दोस्तों ध्यान रखिएगा, नैतिक तर्क को वरीयता दी। यानी जो मोरल रीजनिंग थी, इन्होंने बच्चों को कहानी सुनाई और उस कहानी के माध्यम से इन्होंने तर्क लिया बच्चों का और उस तर्क के आधार पर समझने का प्रयास किया कि किस तरह से बच्चों में नैतिक विकास हो रहा है। इन्होंने जो कहानी सुनाई थी दोस्तों, वो 10 साल से 16 साल के बालकों को सुनाई थी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 10 साल से 16 साल के बालकों को इन्होंने कहानी सुनाई थी। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, इसमें कोई भी बालिका नहीं थी, केवल 10 साल से 16 साल तक के बालक थे उसमें। दोस्तों, इन्होंने जो कहानी सुनाई थी वो कहानी थी अमेरिका के एक नागरिक जिसका नाम हिंज था। क्या था दोस्तों? जिसका नाम हिंज था। हम लोग इसको इरेज कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, हिंज की कहानी उन्होंने सुनाई थी दोस्तों। कहानी में उन्होंने बच्चों के सामने कुछ दुविधाएं रखी। उन्होंने कहानी में बताया कि हिंज जो था वो गरीब था। एक बार उसकी पत्नी बीमार पड़ी, उसे कुछ ऐसा रोग हुआ जिसकी दवा पूरे शहर के सिर्फ और सिर्फ एक केमिस्ट के पास थी। डॉक्टर ने जिस दवा को बताया था वो दवा सिर्फ एक केमिस्ट के पास थी। चूंकि हिंज के पास पैसे कम थे और उधर केमिस्ट ने उस दवा का दाम 100 गुना बढ़ा दिया था दोस्तों। 100 टाइम उस चीज को उसका दाम बढ़ा दिया, 100 गुना उसके दाम को बढ़ा दिया। इसलिए हिंज के लिए वो दवा खरीदना
आसान नहीं था। हिंज ने बहुत रिक्वेस्ट किया, लेकिन उस केमिस्ट ने दवा देने से इनकार कर दिया। हिंज वापस लौट आया, उसकी पत्नी की तबीयत और बिगड़ती गई। हिंज ने एक दिन रात में उस केमिस्ट के दवा का ताला तोड़ करके, उस दुकान का ताला तोड़ करके और दवा चुरा करके अपनी पत्नी की जान बचाई। इस कहानी को बच्चों के सामने जब सुनाया गया तो बच्चों ने अपने अलग अलग तर्क दिए। अलग अलग उम्र के बच्चे अलग अलग तर्क दिए। उन्होंने अपने तर्कों के और उनके तर्क के माध्यम से जो नैतिक तर्क उन्होंने दिए, उसी को नाम दिया इन्होंने, यानी लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क नाम दिया। और इसी के आधार पर नैतिकता को समझने का प्रयास किया कि बच्चे में किस प्रकार नैतिक विकास होता है, किस सिद्धांतों के आधार पर, किन नियमों के आधार पर नैतिक विकास होता है, इसको समझने का प्रयास किया। और इस कहानी के माध्यम से दोस्तों उन्होंने बच्चों के सामने नैतिक दुविधा रखी, जिसको इन्होंने नैतिक दुविधा नाम दिया। क्या नाम दिया दोस्तों? नैतिक दुविधा, मोरल डायलेमा। मोरल डायलेमा रखा। इसी दुविधा के तर्क में बच्चों के नैतिक विकास को उन्होंने समझने का प्रयास किया। इन दोनों टर्म को याद रखना आपके लिए जरूरी है, इन दोनों टर्मों को ध्यान में रखना जरूरी है। क्या है दोस्तों? एक है नैतिक तर्क, इसी को नैतिक तर्कणा बोला जाता है, जो मोरल रीजनिंग। और दूसरा क्या है दोस्तों? नैतिक दुविधा, मोरल डायलेमा। इन दोनों शब्दों को, दोनों टर्म को याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट टर्म है। यानी उन्होंने कहानी के माध्यम से बच्चों के सामने नैतिक दुविधा रखी और उस दुविधा के उत्तर में जो बच्चों ने तर्क दिया, उस दुविधा के लिए जो बच्चों ने तर्क दिया दुविधा से बाहर निकलने के लिए, उसी तर्क के माध्यम से इन्होंने बच्चों के नैतिक विकास को समझने का प्रयास किया। और यही चीज किया था जीन पियाजे ने दोस्तों। किसने किया था? यही चीज जीन पियाजे ने किया था। उन्होंने भी कहानियों के माध्यम से, प्रश्नोत्तरी के माध्यम से बच्चों का जो तर्क सुना नैतिकता के विषय में, उसी के आधार पर उन्होंने भी नैतिकता को समझाने का प्रयास किया था। दोस्तों इन्होंने कहा कि बच्चे जो है वो नैतिक दुविधा से निकल करके जो तर्क दे रहे हैं, जो उन्होंने अपने उम्र के हिसाब से, यानी जैसे उनका संज्ञानात्मक विकास हुआ है, उसके आधार पर कहीं ना कहीं उनकी नैतिक विकास का क्रम चलता है। और इसके लिए उन्होंने 3 स्तर बताए दोस्तों। क्या बताया? 3 स्तर उन्होंने बताया। आइए देखते हैं वो 3 स्तर क्या है। तीनों स्तरों को उन्होंने उप स्तरों में बांटा, उप सोपान दिए उसके। आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से वो 3 स्तर और 3 सोपान हैं। दोस्तों उन्होंने चलिए दोस्तों क्षमा चाहते हैं। उन्होंने जो 3 स्तर दोस्तों बताए, उसमें पहला स्तर उन्होंने दिया पूर्व परंपरावादी नैतिक स्तर। क्या दिया दोस्तों? पूर्व परंपरावादी नैतिक स्तर। इसी को रूढ़िवादी भी कहा जाता है। पूर्व रूढ़िवादी दोनों शब्द आएंगे, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। प्री कन्वेंशनल मोरल लेवल, या लेवल भी लिख सकते हैं आप। दूसरा इन्होंने बताया दोस्तों कन्वेंशनल, यानी परंपरावादी स्तर या रूढ़िवादी स्तर।
रूढ़िवादी स्तर, कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल, और तीसरा इन्होंने बताया दोस्तों उत्तर परंपरावादी, उत्तर परंपरावादी या उत्तर रूढ़िवादी, रूढ़िवादी स्तर, ये इन्होंने बताया पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ये दोस्तों इन्होंने 3 स्तर बताए इन्होंने, और इन तीनों स्तरों को दोस्तों इन्होंने क्या किया, 2-2 भागों में बांट दिया। इस तरह से आपके सामने 6 उप स्तर या 6 उप सोपान मिलते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि वो 6 उप सोपान क्या हैं जो इन तीनों स्तरों के मध्य जाने जाते हैं, इन तीनों स्तरों के मध्य में होते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम पहला देखते हैं कि पूर्व परंपरावादी नैतिक स्तर या पूर्व रूढ़िवादी नैतिक स्तर क्या है। दोस्तों इसकी जो उम्र थी वो थी 4 साल से 10 साल तक, यानी 4 साल से 10 साल के बच्चे पूर्व परंपरावादी नैतिक स्तर में होते हैं। दोस्तों इन्होंने ये बताने का प्रयास किया, ये समझाने का प्रयास किया कि यहाँ पे बच्चा जो है वो अहम केंद्रित अवस्था में है। किसमें है? अहम केंद्रिता है बच्चे में, और जब अहम केंद्रिता है तो उसी के आधार पर बच्चा अपनी नैतिकता दिखाने का प्रयास करता है। यहाँ इसकी जो सोच है, इसकी जो नैतिकता है वो कहीं ना कहीं दूसरे के द्वारा लाई जाती है, मतलब दूसरे के कंट्रोल में है। ये बच्चा क्या है? दूसरे के कंट्रोल में है दोस्तों, ये दूसरे के ऊपर निर्भर है, इसलिए उसकी नैतिकता इसी आधार पर बनती है। तो 2 उप स्तर वो क्या बताए, आइए देखते हैं हम लोग। नंबर 1 है दोस्तों, इसमें नंबर 1 है अहम केंद्रित अभिमुखता। ईगोसेंट्रिक ओरिएंटेशन है दोस्तों। क्या है? ईगोसेंट्रिक ओरिएंटेशन। दोस्तों यहां पे एक आप के वर्ड जान लीजिए, एक कोड जान लीजिए। यहां पे बच्चा जो है वो क्या होता है? स्वार्थी होता है। यहां बच्चा अहम केंद्रिता है उसमें, और अहम केंद्रिता के नाते उस बच्चे को जो अच्छा लगता है, जिससे उसको आनंद आता है, जो वो सोचता है वही करता है। अर्थात यहां पर वो अपने हित, अपने स्वार्थ की चीजें करेगा, जो उसको अच्छा लगता है वही करेगा। यहां पर वो किसी की बातों को नहीं मानेगा। तो दोस्तों ये नैतिक विहीन अवस्था मानी जाती है। क्या मानी जाती है? नैतिक विहीन अवस्था मानी जाती है। क्वेश्चन आता है दोस्तों कि नैतिक कोहल वर्ग की किस अवस्था में नैतिकता नहीं होती, तो कहा जाएगा कि पूर्व परंपरावादी नैतिक स्तर में या अहम केंद्रित अभिमुखता में नैतिकता नहीं होती है, नैतिक विहीन। यहां पर अगर किसी बच्चे से उसके माता पिता कहते हैं कि अपनी किसी चीज को शेयर कर दीजिए, तो वो किसी भी कीमत पर शेयर नहीं करेगा। बच्चा स्वार्थी होता है, अपनी चीजों को वो वरीयता देता है, अपने विचारों को, अपनी सोच को वरीयता देता है, उसमें स्वार्थ है। इसलिए अगर हिंज के केस में दोस्तों अगर पूछा जाए कि यहाँ पे बच्चे का क्या तर्क होगा, तो बच्चा यहाँ पर बोलेगा कि यहाँ चूंकि मेरी माँ है, मेरी माँ की जान बचानी जरूरी है, इसलिए ताला तोड़ करके हिंज ने अगर लिया, अगर हिंज ने दवा चुराई तो वो सही किया। इसलिए इसका उत्तर जो होगा दोस्तों वो हाँ में होगा। इसका उत्तर किस में होगा? हाँ में होगा, क्योंकि ये स्वार्थी होता है, ये किसी भी प्रकार के नियम कानून समाज किसी को नहीं मानता है, किसी की बातों को वरीयता नहीं देता है। इसलिए ये यहाँ पर अपने स्वार्थ में आकर के, अपने अहम केंद्रिता के नाते ये किसी नियम को नहीं मानेगा, किसी कानून को नहीं मानेगा, और ये कहेगा कि वहां पर हिंज को अपनी पत्नी को बचाना आवश्यक था, इसलिए
उसकी पत्नी का बचना आवश्यक था, इसलिए हिंज ने क्या किया, अच्छा किया कि उसने दवा चुरा ली। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं दूसरी अवस्था क्या, दूसरी सब अवस्था, उप अवस्था क्या है दोस्तों। दोस्तों दूसरी उप अवस्था में इन्होंने बताया दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखता। पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। ठीक है दोस्तों, दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखता। यहां पे दोस्तों क्या करता है बच्चा, यहां पे दूसरे के संरक्षण में होता है। किसमें होता है, दूसरे के संरक्षण में होता है, दूसरे के निर्देश पर चलता है और ये जानता है कि हम इन्हीं के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, कंट्रोल किए जाते हैं, इनके कंट्रोल में हमको रहना है। वो अपने बड़ों के कंट्रोल में होने के नाते उसे लगता है कि हमारे साथ कुछ इस तरह का व्यवहार किया जाता है कि अगर हम गलती करेंगे तो हमें डांट पड़ सकती है, हमें फटकार पड़ सकती है, हमें दंड मिल सकता है। और वो ये जानता है किसी भी तरह के अनैतिक, किसी भी तरह के बुरे कार्य को करने के लिए हमें क्या मिलता है, दंड मिलता है। तो यहां पर इसे दोस्तों दंड का डर है। क्या है, दंड का डर है। ये आप कोड के रूप में जान सकते हैं कि इस अवस्था में वो जो भी नैतिकता दिखाता है दोस्तों, वो कब दिखाता है, क्यों दिखाता है, दंड के डर से नैतिकता दिखाता है। तो यहां पर उसे डर है कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो हमें दंड मिलेगा। इसलिए अगर हिंज के केस में इससे आप पूछेंगे तो ये कहेगा कि नहीं, अगर हिंज ने दवा चुराई है, अगर हिंज ताला तोड़ करके दवा चुरा लेगा तो उसे क्या मिलेगा, दंड मिलेगा। इसलिए उसे दवा नहीं चुरानी चाहिए। क्या कहेगा दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा, नहीं चुरानी चाहिए। इसका तर्क होगा इसके पीछे कि अगर वो दवा को चुराता है तो उसे दंड मिलेगा, इसलिए उसे दवा नहीं चुरानी चाहिए। उसके सामने एक दुविधा थी कि हिंद दवा चुरावे कि नहीं चुरावे इस अवस्था में, लेकिन अगर इस अवस्था की बात करिएगा तो वो कहेगा कि नहीं। इसके पीछे उसका तर्क होगा कि दवा चुराने पर उसे दंड मिलेगा, इसलिए उसे दवा नहीं चुरानी चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे नंबर 2 जो स्तर है, वो नंबर 2 स्तर परंपरागत स्तर या रूढ़िवादी स्तर हम लोग देखेंगे और उसके उप स्तर को देखेंगे, उप सोपान को देखेंगे। नंबर 2 है दोस्तों जो स्तर है वो है परंपरावादी स्तर। परंपरावादी स्तर या इसी को कहा जाता है दोस्तों रूढ़िवादी स्तर। रूढ़िवादी स्तर, कन्वेंशनल लेवल दोस्तों। कन्वेंशनल लेवल, ठीक है दोस्तों। कन्वेंशनल लेवल, परंपरावादी आप देख रहे होंगे दोस्तों, यहां लिखा हुआ परंपरावादी, रूढ़िवादी। इसका मतलब होता है, परंपरा का मतलब होता है, परंपरावादी का मतलब होता है कि सामाजिक नियमों और सिद्धांतों की अनदेखी न करना। यहां पे क्या होगा दोस्तों, सामाजिक नियम और जो सिद्धांत हैं यानी समाज को अनदेखा न करना, समाज की जो रीत रिवाज है, समाज के जो नियम है, उसके आधार पर आगे बढ़ना परंपरा होती है दोस्तों। तो यहां पर वो क्या करता है, यहां पे उसके 2 सोपान है दोस्तों। आइए हम लोग देखते हैं कि 2 सोपान कौन कौन से हैं दोस्तों। यहां पे इन सोपानों को 1 से लेकर के और 6 तक गिना जाता है, क्योंकि सब परीक्षा में सवाल आते हैं
तो वहाँ पे दिया जाता है अवस्था 1, अवस्था 2, अवस्था 3, अवस्था 4, या उपसोपान 1, उपसोपान 2, उपसोपान 3, उपसोपान 4, इस तरह से 6 तक दिया रहता है। तो इसको आप कंटिन्यू करके चलिए, ये अवस्थाएं स्तर बदल जाएगा, अवस्थाओं को आप कंटिन्यू करके चलिए। तो ये अवस्था जो हो जाएगी, उपसोपान जो हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा नंबर 3। और नंबर 3 है दोस्तों अच्छा लड़का अच्छी लड़की। अच्छा लड़का अच्छी लड़की, अभिमुखता। अभिमुखता, गुड बॉय एंड नाइस गर्ल, ओरिएंटेशन। क्या है दोस्तों? गुड बॉय एंड नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। ये तीसरी उप अवस्था है दोस्तों। स्तर है परंपरावादी या रूढ़िवादी स्तर। मैंने बताया आपको कि यहां पर परंपरा का मतलब है कि जो नियम, जो सामाजिक सहमति, जो सामाजिक परंपराएं, जो सामाजिक नियम चले आ रहे हैं, उनकी अनदेखी न करना, उसके आधार पर चलना। तो यहां पर दोस्तों बच्चों में एक अभिप्रेरण आ जाता है। क्या आ जाता है दोस्तों? एक अभिप्रेरण पैदा हो जाता है, और वह अभिप्रेरण जो होता है दोस्तों, वह अभिप्रेरण होता है अपनी प्रशंसा का। अपनी प्रशंसा का अभिप्रेरण होता है दोस्तों। क्या होता है? अपनी प्रशंसा का अभिप्रेरण होता है। अपनी प्रशंसा पाने के लिए दोस्तों बच्चा क्या करता है, लड़का या लड़की जो है वो अपने प्रशंसा को पाने के लिए कार्य करता है। यहां पे अगर आप कोड देखना चाहेंगे तो कोड क्या होगा? प्रशंसा। क्या होगा दोस्तों? प्रशंसा। यानी अपनी प्रशंसा के लिए वो जो भी कार्य करेगा दोस्तों, जैसे वहां पे जो कार्य कर रहा था स्वहित में कर रहा था, अपने स्वार्थ में कर रहा था। दूसरी में जो कर रहा, जो भी नैतिकता उसकी थी वो दंड के नाते थी। यहां पे जो भी नैतिकता होगी दोस्तों वो किसके लिए होगी? अपनी प्रशंसा के नाते होगी, अपने प्रशंसा के लिए होगी। यहां बच्चों के दिमाग में ये होता है कि हम वो ऐसा कुछ काम करें, हम सामाजिक रूप से जो ग्राह्य काम करें, जिसमें हमें अच्छा कहा जाए, जो हम सामाजिक रूप से एक सहमति हमको मिले, सामाजिक रूप से एक एक्सेप्टेंस मिले, सामाजिक रूप से हम स्वीकार किए जाएं, कुछ ऐसा कार्य हमें करना चाहिए। तो यहां पे बच्चा हमेशा वही कार्य करेगा जिससे उसे प्रशंसा मिले। और प्रशंसा दोस्तों तब मिलेगी, तब वो प्रशंसा के योग्य माना जाएगा जब वह हमेशा समाज के नियम के अनुरूप कार्य करेगा, अपने अंदर नैतिकता पूर्ण कार्य करेगा। यहां पे नैतिकता भी मेन होती है दोस्तों। यहां पे माता पिता चाहते हैं या बच्चा वैसे व्यवहार को करता है जहां पर उसे तो अच्छा माना जाए, जहां पर उसकी प्रशंसा हो। तो प्रशंसा कहां होगी दोस्तों? जब वो नियमानुकूल काम करेगा, सामाजिक रूप से समाज के अनुरूप काम करेगा, समाज की परंपराओं, उसके निर्देशों के अनुसार काम करेगा। तो अगर समाज की परंपराएं, अगर समाज के नियम जो बनाए गए हैं उन नियमों के आधार पर काम करने की बात होगी दोस्तों। और अगर यहां पे कहा जाएगा कि बच्चे से पूछा जाएगा कि हिंज के विषय में उसकी क्या अपनी धारणा है, तो ये कहेगा कि अगर हिंज दवा चुराता है तो उसे निंदा मिलेगी, उसकी बेइज्जती होगी, इसलिए उसे दवा नहीं चुरानी चाहिए दोस्तों। इसका उत्तर क्या होगा? नहीं चुरानी चाहिए। हिंज के विषय में क्या कहेगा यहां पे अपनी तीसरी अवस्था में? कि उसे दवा नहीं चुरानी चाहिए। क्यों? क्योंकि दवा चुराने पर उसकी क्या होगी? बेइज्जती होगी, उसकी निंदा होगी, उसकी प्रशंसा नहीं होगी। और यहां पर कोड आपने देखा है कि कोड क्या है? प्रशंसा। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका तीसरा उप स्तर, तीसरा उपसोपान। अब हम लोग चलेंगे और इसी स्तर के
अंदर जो चौथा उप सोपान है दोस्तों, उसको हम लोग देखेंगे। चौथा क्या है दोस्तों? चौथा है अधिकार संरक्षण। क्या है दोस्तों? अधिकार संरक्षण अभिमुखता। क्या है दोस्तों? अधिकार संरक्षण अभिमुखता सोपान होगा आपका चौथा। दोस्तों पहले ही बता दिया गया है कि यहां सामाजिक नियमों को मान्यता दी जाएगी। आप ये जान लीजिए, तीनों स्तरों के विषय में अगर हमको समझना हो तो पहला जो स्तर है दोस्तों, वहां पर आत्म केंद्रिता है। अपने लिए सोचेगा, चाहे वो अपनी इच्छा के अनुरूप अपने स्वार्थ के नाते सोचे, और चाहे अपने ऊपर दंड ना मिले, खुद को कष्ट ना हो, खुद को दंड ना मिले, इसके लिए सोचेगा। लेकिन वो जो भी कुछ सोचेगा वो खुद के लिए सोचेगा। यहां पे क्या है दोस्तों? यहां पर वो समाज को केंद्र मान करके काम कर रहा है। समाज के नियमों, समाज के सिद्धांतों, समाज के कानून, समाज के मान्यताओं के आधार पर काम कर रहा है। थोड़े बहुत अंतर स्तर के उप सोपान के आधार पर आ जाते हैं कि वहां पर उसको प्रशंसा तो चाहिए, लेकिन समाज के नियम के अनुरूप प्रशंसा चाहिए दोस्तों। उसको प्रशंसा चाहिए जिसमें उसके कुछ विशेष व्यक्ति से प्रशंसा चाहिए। अंतर सिर्फ इतना है। वहां पे क्या है दोस्तों? कुछ विशेष व्यक्ति हैं, उसके आसपास के कुछ विशेष व्यक्ति हैं जिनसे उनसे प्रशंसा चाहिए। जैसे माता पिता से प्रशंसा चाहिए, घर में और बड़ों से प्रशंसा चाहिए, इसलिए वो ऐसा कार्य करेगा। और यहां पर दोस्तों अधिकार संरक्षण की अभिमुखता जहां पर है, वहां पर उसको सामाजिक रूप से, अब भी वो समाज में है, लेकिन समाज के किसी एक दो व्यक्ति या किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं बात हो रही है। अब बात हो रही है कि सामाजिक रूप से वो नियम जो हैं वो ग्राह्य हैं कि नहीं है, समाज में वो नियम चलते हैं कि नहीं चलते हैं, सामाजिक नियमों का अनुपालन हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। अब वो थोड़ा विचार करेगा इस पर। अब वो अपनी प्रशंसा से आगे उठ करके बात करेगा और ये देखेगा कि ये नियम समाज के अनुरूप हैं अथवा नहीं है। तो यहां पर वो सामाजिक मान्यताओं और सामाजिक रीति रिवाजों के आधार पर इस चीज को देखने का प्रयास करेगा और वहां पर इसको प्रमुखता देगा दोस्तों, कि सामाजिक रूप से वो चीजें ग्राह्य हों। उससे किसी का कल्याण हो रहा है नहीं हो रहा है इससे मतलब नहीं है, लेकिन वो सामाजिक रूप से ग्राह्य हों, ऐसी चीजों को मान्यता दे करके वो आगे अपनी नैतिकता के विषय में बात करता है। तो यहां पर अगर हिंज के विषय में पूछा जाएगा दोस्तों, तो उसने वहां पे ये बच्चा कहेगा कि यहां हिंज ने दवा को चुराकर सामाजिक नियमों को तोड़ा है। क्या किया है दोस्तों? सामाजिक नियमों को उसने तोड़ा है, इसलिए हिंज को दवा नहीं चुरानी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए दोस्तों? दवा नहीं चुरानी चाहिए। यहां पर कोई व्यक्ति विशेष के हित की बात वो नहीं देखता है। यहां पर क्या करता है? यहां पर वो पूरे सामाजिक नियमों को सर्वोपरि मानता है, सामाजिक नियमों को ऊपर मान करके, सामाजिक नियमों को वरीयता दे करके अपने विचार प्रकट करता है, अपने तर्क प्रस्तुत करता है। और वो कहता है कि हिंज को सामाजिक नियमों की अनदेखी करके, चूंकि उसकी दुकान थी, उसकी बनाई हुई दवा थी, भले उसकी पत्नी मर जाती, लेकिन उसे इस नियम को तोड़ना नहीं चाहिए था और उसे दवा नहीं लेनी चाहिए थी। इसलिए यहां पर उसका तर्क होगा कि हिंज को दवा नहीं लेनी चाहिए थी। चलिए दोस्तों, ये हो गया चौथा उपसोपान। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा स्तर और अगला सोपान। तीसरा स्तर दोस्तों, अब हम लोग तीसरे स्तर पर पहुंचे और तीसरा स्तर है उत्तर परंपरावादी या उत्तर रूढ़िवादी है दोस्तों, उत्तर रूढ़िवादी स्तर।
पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल दोस्तों, हमने आपसे बताया है, आपसे कहा है कि पहला जो स्तर था वहां पर स्वहित की बात थी, अहम केंद्रिता की बात थी। दूसरा जो स्तर था वहां पर सामाजिक नियमों को वरीयता दी गई। दोस्तों ये एक कोड के रूप में आप लोग समझिए, वहां पे सामाजिक नियमों को वरीयता दी गई। और जो तीसरा स्तर है दोस्तों, सामाजिक नियमों के साथ दोस्तों मानव कल्याण, क्या मानव कल्याण के विषय में नियम कितने अनुकूल हैं, अब वो खुद के साथ, खुद के ऊपर अपने हिसाब से विचार करने लगा है बच्चा। और अपने हिसाब से विचार करके अब वो ये देखने लगा है कि यद्यपि वो नियम है, लेकिन नियम किस स्तर पर लागू होगा, नियम से मानव का कितना कल्याण है, इस लेवल पर, इस अवस्था में देखता है बच्चा। तो आइए हम लोग देखते हैं पांचवां स्तर। पांचवां उपसोपान है दोस्तों, और पांचवा उपसोपान है सामाजिक अनुबंध। क्या है दोस्तों? सामाजिक अनुबंध अभिमुखता। क्या है दोस्तों? सामाजिक अनुबंध अभिमुखता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहां पर यद्यपि सामाजिक नियम है, लेकिन वो कहता है कि सामाजिक नियम जो होते हैं वो एक दूसरे के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं दोस्तों? एक दूसरे के लिए होते हैं। ऐसी परिस्थिति में वो कहता है कि सामाजिक नियम जो है वो क्या किए जा सकते हैं? परिवर्तित किए जा सकते हैं समय और परिस्थिति को देख करके। किसको? परिस्थिति को देख करके समाज का कितना कल्याण हो रहा है, इसको ध्यान में रख करके परिस्थितियों के आधार पर वो कहता है कि यद्यपि सामाजिक नियम है, लेकिन समाज का नियम एक दूसरे के लिए बनता है। यही सामाजिक अनुबंध है कि कभी हम आपके लिए हैं तो कभी आप हमारे लिए हैं। ये सामाजिक अनुबंध वो जानता है, सामाजिक अनुबंध के विषय में विचार करता है कि यहां पर तो नियम जो है वो एक दूसरे के लिए हैं। आज मेरे पास पैसा नहीं है, आपके पास दवा है, तो आप उस दवा को दीजिए, हम बाद में चुका देंगे। या आप मेरे लिए या किसी भी ऐसी परिस्थिति के लिए आप दवा का दाम कम कर सकते हैं। यह सामाजिक अनुबंध है, समाज ऐसे ही चलता है। और वो कहता है कि ये जो नियम हैं वो एक दूसरे के लिए हैं, कल्याण के लिए हैं। इसलिए अगर यहां पर देखा जाए तो नियम परिवर्तित किया जा सकता है, और नियम परिवर्तन करने के बाद वो कहता है कि यद्यपि किसी की दुकान का ताला नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन चूंकि हिंज की पत्नी मर जाएगी, इसलिए यहां पर और उसके पास दवा है और यहां पर उसे दवा देनी चाहिए थी, लेकिन उसने नहीं दिया। ऐसी स्थिति में पत्नी का जान बचाने के लिए वो इस सामाजिक नियम को तोड़ सकता है, यानी वो ताला तोड़ करके दवा ले सकता है। तो उसका उत्तर यहां पर हिंज के केस में दोस्तों होगा हां। हिंज के केस में कि यद्यपि सामाजिक अनुबंध, सामाजिक नियम को ध्यान में रखा जा रहा है, लेकिन सामाजिक अनुबंध भी है जहां यह कहा जाता है कि आज आप हमारे काम आएंगे, कल हम आपके काम आएंगे, लेकिन आपने इस चीज का ध्यान नहीं दिया। इसलिए वहां पर नैतिकता के लिए, जो अगर नैतिकता की बात की जाए तो यहां पर परिवर्तित किया जाता है, सामाजिक नियम परिवर्तित हो सकता है। और यहां पर सामाजिक उस तरह के नियम को तोड़ करके, और नैतिकता यह है कि हिंज को अपनी पत्नी की जान बचानी चाहिए, इसलिए वो ताला तोड़ सकता है, क्योंकि कोई भी नियम मनुष्य के जीवन से बढ़कर के नहीं है।
इसलिए यहां पर उसने हिंज की वकालत की कि हिंज दवा ले सकता है उसका ताला तोड़ करके। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं अगला सोपान जो नंबर 6 है। नंबर 6, सार्वभौमिक नैतिक अभिमुखता। सार्वभौमिक नैतिक अभिमुखता दोस्तों, यूनिवर्सल मोरल ओरिएंटेशन। क्या है दोस्तों? सार्वभौमिक नैतिक अभिमुखता। दोस्तों स्तर कौन सा है? उत्तर परंपरावादी, यानी समाज के नियम तो होंगे लेकिन समाज के नियम से ऊपर भी चीजों को सोचा जाएगा। जैसे अभी आपने नंबर 5 में देखा, सामाजिक अनुबंध को ध्यान में रखा गया कि एक दूसरे के काम आना चाहिए, नियम एक दूसरे के लिए होते हैं, इसलिए उसको परिवर्तित किया जा सकता है। यहां पर दोस्तों बच्चा क्या करता है, अब वह किसी भी सामाजिक नियम से ऊपर उठ करके सोच रहा है। अब वो मानवता के विषय में सोचने लगा है। किसके विषय में सोचने लगा है? मानवता के विषय में सोचने लगा है। अब उसकी सोच जो है वो सार्वभौमिकता को लिए हुए है दोस्तों, सार्वभौमिक नियम सोच रहा है अब वो। और जब सार्वभौमिक नियम सोचा जाएगा दोस्तों, तो किसी भी प्रकार का नियम वो किसी भी मानव, किसी भी जीव के जीवन से बढ़कर के नहीं होगा, ऐसा वो अब विचार कर रहा है। उसकी सोच में, उसके चिंतन में, उसके तर्क में अब अमूर्तता आ गई है। अब वो बहुत ऊपर उठ करके सोच रहा है, उसमें उसकी खुद की सोच है। अब वो उसमें व्यक्तिगत सोच है, उसमें व्यक्तिगत तर्क है उसका, और उसका व्यक्तिगत तर्क कहता है कि कोई भी नियम जो है वो मानवता से बढ़कर के नहीं है, कोई भी नियम मानव कल्याण से बढ़कर के नहीं है। और यहां मानव कल्याण ये है कि हिंज को अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए ताला तोड़ना चाहिए और दवा ले लेनी चाहिए। और उसका उत्तर होगा दोस्तों हां। यहां पर उसकी सोच जो है दोस्तों वो सभी नियमों से ऊपर हो गई है। यहां पर वो सोच रहा है कि मानवता क्या है। यहां पर वो सोच रहा है कि क्या नियम मानवता से बढ़कर है, तो उसे उत्तर मिलता है नहीं। उसकी सोच में वो सार्वभौमिकता आ गई है, उसकी सोच में वो तार्किकता आ गई है। अब वो तर्क के माध्यम से किसी भी नियम को जीवन से बड़ा नहीं मानता है, अर्थात वो जीवन को किसी भी नियम से बड़ा मानता है और जीवन बचाने के लिए उस चोरी को क्या करता है, वरीयता देता है कि चोरी आप कर सकते हैं। चोरी के लिए वो हामी भरता है, चोरी के लिए वो अपनी सहमति देता है। इसलिए वो कहता है कि हिंज क्या कर सकता है, दवा चुरा सकता है। और उसका उत्तर होता है हाँ। उसका तर्क होता है कि वो मानवता को देखे, और मानवता यह है कि हिंज को अपनी पत्नी की जान बचानी चाहिए, इसलिए वो कहता है कि वो दवा ले सकता है उसका ताला तोड़कर। तो इस तरह से आपने देखा कि तर्क के माध्यम से कितने स्तरों और कितने सोपान में कोहलबर्ग ने, लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को समझाने का प्रयास किया। नैतिक विकास उन्होंने बताया कि यह नैतिक विकास जो है वो विभिन्न चरणों में, और इसके जो चरण हैं दोस्तों ये क्रम से होते हैं। कुछ चीजें इन्होंने बताई हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। उन्होंने बताया है कि जो चरण हैं वो चरण, उन चरणों का एक क्रम है और उसी क्रम में वो चरण आगे बढ़ेंगे। उसको स्किप नहीं किया जा सकता, उसको बदला नहीं जा सकता, उसको बदला नहीं जा सकता। अर्थात अगर आप ये कहें कि सामाजिक अनुबंध जो है वो अहम केंद्रिता से पहले आ जाए तो ऐसा नहीं आ सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि ये जो विकास होता है वो एक क्रम में होता है, उसके जो स्तर हैं वो एक क्रम में है, उसके जो सोपान है वो एक क्रम में है, उस क्रम को बदला नहीं जा सकता। उसी क्रम में नैतिक विकास बच्चे का होता है। इनकी कुछ आलोचनाएं भी हुई दोस्तों। क्या है? इनकी कुछ आलोचनाएं हुई, और आलोचना में ये कहा गया, इनकी जो पहली आलोचना हुई
उस आलोचना में, इसको देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन आता है इन आलोचना से कि किन बिंदुओं पर इनकी आलोचना हुई है। तो इनकी जो आलोचना हुई है दोस्तों, ये हुई है कि इन्होंने वहां पे सिर्फ केवल बालकों को शामिल किया, केवल बालकों को शामिल किया। ठीक है दोस्तों, इन्होंने किसी भी बालिका को शामिल नहीं किया, किसी भी महिला को इसमें शामिल नहीं किया, जबकि नैतिक विकास जो है महिला और पुरुष के रूप में बदल सकते हैं। महिलाएं अपने हिसाब से, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से नैतिक विकास सोच सकती हैं, अपनी जिम्मेदारियों के आधार पर वो नैतिक विकास को समझ सकती हैं, और पुरुष अपनी जिम्मेदारियों और अपने हिसाब से नैतिक विकास को समझ सकते हैं। तो एक आलोचना ये हुई। दूसरी आलोचना दोस्तों इनकी हुई, इन्होंने केवल 10 साल से 16 साल के बालकों को ही शामिल किया था। 10 साल से 16 साल के ही बालकों को शामिल किया था। और तीसरी आलोचना इनकी हुई कि इन्होंने जो बालक चुने थे वो एक ही संस्कृति के थे, एक ही परिवेश के थे, एक ही परिवेश या संस्कृति के थे। दोस्तों क्या था वो बालक, क्या थे? एक ही परिवेश और एक ही संस्कृति के वो बालक थे। तो ये इन रूपों में इनकी आलोचना हुई। ये कहा गया कि परिवेश और संस्कृति के आधार पर नैतिकता चेंज हो सकती है। और आप इसको स्पष्ट समझ भी सकते हैं कि अगर हम पाश्चात्य संस्कृति की बात करें तो पाश्चात्य संस्कृति हमारी भारतीय संस्कृति से इतनी अलग है कि यहाँ पे नैतिकता के मायने अलग अलग हो सकते हैं। हमारे लिए जो नैतिकता होगी जरूरी नहीं है कि वो पाश्चात्य देशों के हमारे जैसे लोगों की नैतिकता हो, या हमारे यहाँ जो बच्चे की नैतिकता होगी वो वहाँ के बच्चों की नैतिकता नहीं होगी, उसमें अंतर जरूर पाया जाता है। तो लेकिन इन चीज़ों पर इनकी आलोचना हुई। इसके बावजूद लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास के सिद्धांत के रूप में, नैतिक विकास में जो इनका योगदान रहा, जो काम रहा, उसके लिए इनका काम सराहनीय माना गया। और शिक्षा में इसका उपयोग करके, मनोविज्ञान में इसका उपयोग करके बच्चों के नैतिक विकास को बेहतर तरीके से समझा गया और समझने का प्रयास किया गया। दोस्तों ये कक्षा यहीं पे समाप्त की जाती है। आगे हम अगली कक्षा में किसी दूसरे टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक आप लोग वीडियो को देखते रहिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें बताते रहिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।